हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में हम CBT 1 जो NTPC का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। और चाहे वो आसान हो चाहे डिफ़िकल्ट हो, उन सबको मैं इसमें कंबाइन करके कराऊंगा। कुछ जीके के भी क्वेश्चन होंगे, कुछ साइंस के भी क्वेश्चन होंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर CBT 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो जो NTPC होने वाला है, दोनों लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कराने का। तो आज वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वृत्त किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है, छूता है। कह रहा है कि भुजा AB और AC को क्रमशः बिंदु Q और R पर वृत्त से स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। तो AQ की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले फिगर के माध्यम से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। एक दिया हुआ है एक ट्रायंगल है आपका ABC, ये हो गया ABC। कह रहा है कि BC को P पर स्पर्श करता है, मतलब एक हम ऐसा सर्किल बनाते हैं, ये होगा सर्किल। अब यहाँ पे ये हो गया P पॉइंट। कह रहा है कि हम AB को और बढ़ाते हैं, AB को हम और आगे तक बढ़ा दिया यहाँ पे इस तरह से, और हम AC को और आगे तक बढ़ाते हैं। तो आगे सर्किल को कट कहाँ करता है, एक Q पे कट करता है और एक R पे कट करता है। अब कह रहा है कि AQ का मान हमको निकालना है। AQ जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई का मान निकालना है। और ये नीचे दिए हुए किस ऑप्शन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले सर्किल में जो स्पर्श रेखा खींचते हैं उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी एक कॉमन पॉइंट से अगर सर्किल पे हम 2 स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो वो दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे। जैसे मान लीजिए अगर A को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा टेंजेंट यहाँ पे खींचा जा रहा है, वो है AQ। दूसरा जो है आपका AR हो जाएगा आपका। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, AQ जो होगा वो बराबर होगा AR के। दूसरा, अगर मैं B को एक पॉइंट मान लेता हूँ और C को एक पॉइंट मान लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक BP भी स्पर्श रेखा का काम कर रही है और BQ भी स्पर्श रेखा का काम कर रही है। सेम एज इट इज PC और CR भी। तो यहाँ से दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है आपका, BP बराबर होगा किसके, BQ के। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे है क्योंकि P एक पॉइंट है जहाँ से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। सेम एज इट इज C पॉइंट से ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, PC ये बराबर हो जाएगा CR के। अब आपको क्या निकालना है, एक त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA, तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, AB तो सेम रहेगा, CA भी सेम रहेगा आपका। BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC, मतलब ये पूरी भुजा जो है इसको हम BP प्लस PC लिख सकते हैं, बराबर CA को ऐसे ही रहने दीजिए और AB को यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, BP को हम क्या लिख सकते हैं, BQ यहाँ पे पहले इक्वेशन से, और PC को लिख सकते हैं CR। तो CR पहले यहाँ पे हो जाएगा CR प्लस CA, ये हो जाएगा इधर AB प्लस। अब AB प्लस BQ का जो मान है, AB प्लस BQ का मान है वो हो जाएगा आपका AQ प्लस CR प्लस CA का जो मान हो जाएगा CR ये, और CA का इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका AR। और सबसे पहला ही कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, AQ और AR दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2AQ। AR की जगह पे AQ रख दीजिए तो 2AQ के बराबर हो जाएगा। मतलब हम शुरू कहाँ से किए थे, त्रिभुज के परिमाप से शुरू किए थे और आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 2AQ। मतलब त्रिभुज का जो परिमाप हम निकालेंगे वो 2AQ के बराबर होगा। अब देखिए इसके बराबर किसके बराबर होगा, ये AB प्लस BC प्लस CA के बराबर होगा। और यहाँ से हम AQ का मान निकालना चाहते हैं तो AQ की वैल्यू हो जाएगी 1/2 AB प्लस BC प्लस CA। तो ये फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा और यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे A ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया, और आपको अगर एक बार करे रहेंगे तभी एक बार में ये हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान। तो सही जवाब है तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना जो है रसिया के सहयोग से बनाया गया है और ये तमिलनाडु में है। एक तमिलनाडु में एक और परमाणु संयंत्र है, वो है कल्पक्कम, ये याद आपको रखना है। उसके बाद से भारत में है नरोरा है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद से है काकरापार परमाणु संयंत्र है, वो है गुजरात में।
उसके बाद है कैगा, कैगा है कर्नाटक में। एक और इम्पोर्टेंट है रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ पे है? राजस्थान, इसका लोकेशन है राजस्थान। तारापुर परमाणु संयंत्र है आपका महाराष्ट्र में, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको क्या करेंगे आप 7 से भाग देंगे। सेम कॉन्सेप्ट पे अलग क्वेश्चन भी बन सकता है। देखिए आसान क्वेश्चन भी मैं इसलिए करा रहा हूँ कि ये रिवीजन के तौर पे है। कुछ लोगों को अगर कॉन्सेप्ट भूल गया है तो वो भी इसे एक बार अपने दिमाग में रिवाइज कर लेंगे, जिससे पेपर में आसानी होगी आपको। तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो ये संख्या मिलेगी 1428 से डिवाइड हो जाएगा और शेषफल आपका 4 बचेगा। लेकिन कहा गया है 6 शेषफल आपको बचना चाहिए। मतलब क्या है कि इस संख्या में अगर हम +2 और जोड़ देंगे तो शेषफल 4 की जगह पे 6 बच जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें 2 जोड़ दीजिए तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दिया हुआ है 625, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू दिया है 25 और a प्लस बी का वैल्यू दिया है 5। पूछ रहा है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है आपको। तो देखिए जो लोग प्रैक्टिस किए हैं इसको बिना पेन पेपर उठाए भी इसको कर लेंगे। जैसे क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 दिया है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी और a माइनस बी। मैं लिख के बता रहा हूँ लेकिन ये आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं बिना पेन पेपर के ही। a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये भी लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 25/5 हो जाएगा, आपका वैल्यू 5। मतलब a प्लस बी की वैल्यू भी 5 आ गई, a माइनस बी की वैल्यू भी 5 आ गई। आप वैसे भी कर सकते हैं, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 25 है तो a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो जाहिर सी बात है 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो है 5 हो गया। a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 625। तो फार्मूला आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसी की वैल्यू पूछा हुआ है। a क्यूब माइनस बी की वैल्यू 625 दिया हुआ है, a माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए हैं। तो 625 में आप क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 125 वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आपको लिख के करने की ज़रूरत है। ये माइंड में भी क्वेश्चन ये हो सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन जो मैथ का क्वेश्चन है आप कोशिश करिए कि आप अपने दिमाग में लगाने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा जब भी आप पेन उठाएंगे तो आपका समय ही लॉस होगा। देखिए जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जब घर पे अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करिए, भले ही क्वेश्चन आपका समय लगता है। जब देखिए आप माइंड में कैलकुलेशन करते हैं तो क्वेश्चन में समय लगता है, लेकिन आपका दिमाग धीरे धीरे इतना शार्प हो जाएगा कि कैलकुलेशन बहुत आसानी से दिमाग में आप कर ले जाएंगे माइंड में ही, और आपको जो है भविष्य में बहुत ज़्यादा समय इससे बचत होता है। तो मैं ऐसा ही करता हूँ, भले ही आसान ही क्वेश्चन रहता है लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि पेन पेपर ना उठाना पड़े मुझे। और पेन जब नहीं उठाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। कैलकुलेशन आप 2-3 स्टेप 4 स्टेप जितना ज़्यादा आप अपने माइंड में रिकॉल कर पाएँ करेंगे तो आपका जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, और क्वेश्चन को बिना लिखे भी आप कुछ लंबे लंबे कैलकुलेशन भी आप आसानी से कर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं, 2 पेपर होगा। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 200 पूर्णांक का पेपर था, 40% उसने नंबर पाए, मतलब 10% नंबर कम पहले ही पेपर में उसके थे उसको उत्तीर्ण करने के लिए। अगर देखिए पेपर दोनों उत्तीर्ण करना पास करना है तो दोनों में अगर आप 50% नंबर ला लेते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो पहले में उसने 40% लाए, मतलब 10% उसके कम थे। तो जाहिर सी बात है 10% 200 का 10% कितना होगा 20। ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 20 आपको पता हो गया, मतलब 20 नंबर कम थे इसके पहले पेपर में। दूसरे पेपर में भी आपको 50% तो पहले लाने ही लाने हैं, मतलब 150 में आपको 75 तो लाने ही लाने हैं, ठीक। लेकिन आप जो 20 नंबर पहले पेपर में कम लाए हैं उसको भी आपको पूरा करना है, जो कि दूसरे पेपर में ही आपको बढ़ाने पड़ेंगे। मतलब 75 लाने हैं प्लस 20 नंबर और लाने हैं। तो कितने नंबर आपके हो गए 95 नंबर, मतलब दूसरे पेपर में 95 लाने हैं। अब 95 जो है 150 का कितना प्रतिशत है यही आपको निकालना है। तो आप चाहें तो इसको भी आप कैलकुलेशन इसका स्किप कर सकते हैं। तो सिंपली आपका 95/150 × 100 हो जाएगा। ये आपका हो गया, 0 से 0 कट गया आपका, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10।
तो वैल्यू हो जाएगी 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 190/3। आप लिख सकते हैं 3 6 18, 3 3 9 63.33 आएगा। मतलब करीब 64% नंबर आपको 50% नंबर मतलब पास करना है तो आपको 64% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। पहला है अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं टॉम्ब। तो मैक्सिमम तो सी ऑप्शन तो कोई नहीं कहेगा कि दिल्ली में नहीं है, सबको पता है इंडिया गेट दिल्ली में ही है। दूसरा है हुमायूं टॉम्ब, भी बहुत लोगों को पता होगा कि ये दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा। अब अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी तो अलाई दरवाज़ा का लोकेशन नहीं पता होगा और बुलंद दरवाज़ा का लोकेशन नहीं पता होगा बहुत लोगों को, लेकिन बुलंद दरवाज़ा तो मैक्सिमम लोगों को पता होना चाहिए। फतेहपुर सीकरी में है, फतेहपुर सीकरी, और यही सही जवाब भी है क्योंकि ये दिल्ली में नहीं है। अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में ही है। कुतुब मीनार देखने गए होंगे तो वहीं पे अलाई दरवाज़ा उसी परिसर में ही है। बाकी फतेहपुर सीकरी में है जिसको अकबर ने बनवाया था। अकबर ने गुजरात विजय पे बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो ये सही जवाब आपका हो जाएगा बी। वह सबसे बड़ी संख्या बताना है कि जिससे 155, 260 और 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। ये आपको निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 155 में अगर भाग देते हैं तो 5 बचता है। तो आप क्या करेंगे, 155 में से 5 पहले घटा लीजिए तो 150 बच गया। फिर कह रहा है कि 260 में जब भाग दें तो 10 शेषफल बचे। तो 260 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 250। नेक्स्ट है 315 में से भाग देने पर 15 शेषफल बचना चाहिए। तो 315 में से आप क्या करेंगे, पहले 15 घटा देंगे तो हो जाएगा 300। अब ये 3 संख्या मिल गई, 150, 250 और 300। अब तीनों का आप क्या करिए, HCF ले लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 150 और 250 और 300 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 50। कॉमनली आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम कौन सी संख्या है जिससे तीनों विभाजित हो जाएगा। तो 50 से पहले विभाजित करेंगे तो ये 3 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। अब 3, 5, 6 तो किसी से विभाजित होंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 हो जाएगा। हम 50 से इन तीनों में अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, पहले में 5 बचेगा, दूसरे में 10 और तीसरे में 15। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको एक बार रिवाइज जरूर करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द 8th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 8वें महासचिव कौन थे। तो सबसे पहला है एंटोनियो गुटेरेस, ये अभी करंट में यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। यू थैंट, ये तीसरे नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। वान की मून, ये 8th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। और डी कोफी अन्नान, ये 7वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे, महासचिव थे। और कोफी अन्नान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से पहले ऐसे यूनाइटेड नेशन के महासचिव थे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। इससे पहले अगर मान लीजिए पूछता है यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब क्या है, कौन सी इसमें एक ऐसी संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें सभी जो संख्याएं दी हुई हैं वो अंडर रूट में दिया हुआ है। तो जो सबसे सिंपल है जिसको हल करना आसान है वो अंडर रूट 900 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 30। तो ये परिमेय संख्या है। अब दूसरा है 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 5, मतलब ये हो जाएगा 5√5। तो ये क्या हो गया, ये परिमेय संख्या नहीं है, अंडर रूट में आएगा इसकी वैल्यू, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहीं से हमको जवाब मिल गया कि सी ऑप्शन इसका सही है। आप चाहें तो 12.96 के कर सकते हैं, √3² + 4², तो आपको पता ही है ये 5 का वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है ये परिमेय संख्या है। तो 125 जो है आपका 5√5 आ रहा है और यही परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ए सेक्टर इज कट ऑफ फ्रॉम ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 40 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है। कह रहा है कि वृत्तखंड का जो कोण है वो 40 डिग्री है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो जो सेक्टर का फॉर्मूला होता है बहुत से लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। देखिए एक सर्किल का फॉर्मूला तो सभी लोगों को पता है, ये वृत्त का ये केंद्र है। अब इसका हम कहें एरिया निकालने के लिए तो क्या होगा, एरिया πr²। इतना तो सभी लोगों को पता है। अब होता क्या है, अगर मैं कहूँ एक डिग्री का क्षेत्रफल निकालना है, मान लीजिए मैं इसको 1 डिग्री ले लेता हूँ। इससे पहले आप देखिए पूरा जो सर्किल होता है एक केंद्र से बनता है और ये टोटल 360 डिग्री होता है। और ये पूरा 360 डिग्री का जब हम एरिया निकालते हैं तो πr² आता है।
देखिए 360 डिग्री का अगर आप एरिया निकालना है सर्किल का तो वो पाई आर स्क्वायर आ गया। अगर मैं कहूँ 1 डिग्री का निकालिए तो 1 डिग्री का अगर निकालना हो तो क्या करेंगे आप पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कर देंगे, ये हो जाएगा। अगर 1 डिग्री का वृत्तखंड में बनाता हूँ, रेडियस अगर उसकी आर है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटे 360। अब कहता हूँ अब 1 डिग्री को मैं थीटा डिग्री में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर थीटा डिग्री का निकालना मतलब वो 2 डिग्री हो सकता है, 4 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, जो भी है। तो आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे 360, ये 1 डिग्री का हो गया, थीटा डिग्री के साथ थीटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये सिंपल फॉर्मूला आपका निकल गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये इसमें थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ये हो गया आपका फार्मूला वृत्तखंड का। अब इसमें दिया क्या है आप देखिए, 40 डिग्री थीटा का मान दिया हुआ है, सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है, रेडियस का 21, तो आप यहाँ पे वैल्यू रख के आप आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 21 × 21 गुणे थीटा की वैल्यू हो गई 40/360 हो गया। तो 7 तरीके आपका 21 हो गया, और ये 3 से कट जाएगा, 3 1 2 6 हो गया आपका 12, 0 से 0 हो गया, 4 3 12 और 3 7 21। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे सही हो गया। तो फार्मूला आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और कैसे निकालना है ये भी मैंने आपको बता दिया।